Goal, nation's leading institute. Hello everyone, welcome back once again. Myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss organic chemistry part of AITS Major Test 4th. Question number 31 organic chemistry में start हो रहे हैं. Which one of the following compound contains अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? इस बात पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है. अल्फा की बात कर रहा है, बीटा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है. और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पे होता है? तो सुक्रोज तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. 1 होता है ग्लूकोज का और 2 होता है फ्रक्टोज का, और यहां पे सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रक्टोज का होता है. इसलिए ये तो ऑप्शन गया काम से. यहां पे 1,2 लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अगर माल्टोज की बातें करें तो माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है. और इसके केस में जो लिंकेज होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं. ये आंसर हो जाएगा. उसके बाद आते हैं लैक्टोज. तो लैक्टोज में आप लोग को ये पता होनी चाहिए, इसमें अल्फा नहीं होता है, इसमें बीटा होता है. बीटा ग्लैक्टोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है. और जहां पे ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जाता है, लेकिन इसमें आपको कह रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो अल्फा नहीं होता है लैक्टोज में, उसमें बीटा होता है. बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा. बात कर रहा है हम लोगों को अल्फा की, ओके. और सेलुलोज भी नहीं होगा, क्योंकि सेलुलोज में आपको ये तो पहले पता होनी चाहिए कि यहां पर 1,4 लिंकेज तो होता है, क्योंकि ये अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड नहीं होता है सेलुलोज. और जहां कहीं भी अगर अनब्रांच्ड होगा ना स्टूडेंट, वहां पर 1,4 लिंकेज होते हैं, ओके. लेकिन इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है. अगर स्टार्च होता तो स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है. लेकिन सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज से, जबकि कह रहा है आपको 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो भी अल्फा वाला. तो अल्फा यहां पर हो गया माल्टोज, जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. लैक्टोज में बीटा डी ग्लैक्टोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज होता है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की बात कर रहा है. सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये भी आंसर नहीं होगा. इसमें अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जाता है, ओके. इसलिए 139 का आंसर यहां पे आपको सेकेंड हो जाएंगे. क्लियर है? ये सब कहां पे मेंशन किया हुआ है? एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, तो कार्बोहाइड्रेट में ये सारे के सारे आपको दिए हुए हैं. 140 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सबसे पहले क्या किया है ना कि 1/3 पोजीशन पर एक है ब्रोमीन, एक है नाइट्रो. इसका रिएक्शन कराया गया है मैग्नीशियम मेटल के साथ. तो आपको ये सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जब भी कभी किसी एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसके केस में फॉर्मेशन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है. तो इस प्रकार के जब भी आपको रिएक्शन दिए हुए रहें जहां हेलोजन अटैच्ड है या तो एल्काइल के साथ या फिनाइल के साथ, तो क्या करना होगा? इस हेलोजन और फिनाइल के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है. और फिनाइल और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके उसके बीच में डालना होगा मैग्नीशियम को, तो फॉर्मेशन कर देगा सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके. और ये जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. तो अगर आप रिएक्शन करवाओ इसका फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, तो CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हो, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, तो मैकेनिज्म यहां पर हो जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके. तो इसको पहले ब्रेक करो. कैसे ब्रेक होगा? Mg मेटल है, उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फिनाइल के कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके. यही काम करता है स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, O- ओपन हो जाएगा. तो सबसे पहले यहां पर जो हेलोजन था उसमें मैग्नीशियम को डाल दिया, बीच में फॉर्मेशन कर दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम लोग कराओ. तो ये NO2 का कुछ नहीं होने वाला है, ये जहां है वहीं रहेगा, ओके. और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यही C- यहां पे आके ऐड होगा. ऑलरेडी पहले से ही 4 बॉन्ड था, तो 5 बॉन्ड बनेगा नहीं. तो एक इसमें आप दिखा दो C डबल बॉन्ड O, जो दिख रहा है C डबल बॉन्ड O नीचे वाला. ऊपर में जो ये ओपन होकर के बनाया O-, ओके. और यही O- के साथ चला जाएगा MgBr. तो इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं, MgBr+, ये दिखा दो. उसके बाद आपको यहीं पे दिया हुआ है H3O+. H3O+ क्यों दिया है? इसका मकसद क्या है? तो H3O+ का जो मकसद है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही सिंपल है. वो ये है कि जो इसके केस में तुमको बना हुआ है O-, उसको करना है न्यूट्रलाइज.
तो H3O प्लस न्यूट्रलाइज करेगा तो फॉर्मेशन इसके केस में पहले ये होगा, ये NO2 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, और साथ में इसमें फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O OH, ओके, ऐसा कर दो। और फर्दर अब यहां पे लास्ट में एक स्टेप दिया है NaOH प्लस CaO, उसको कहते हैं सोडा लाइम, ओके। तो NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है। तो यहां तक के स्टेप को तो आप लोग पहले समझ चुके हो। उसके बाद क्या करता हूं, ऊपर लिखता हूं, ठीक है। अब जो तुमको यहां पर बना है स्टूडेंट, ये NO2 और C डबल बॉन्ड O OH, इसको सोडा लाइम के साथ तुम हीट करो तो सोडा लाइम के साथ होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ओके। तो सबसे पहले सोडा लाइम में क्या होता है, बेसिक मीडियम NaOH और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो NaOH सबसे पहले इसमें रिएक्शन कर लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा ये NO2 C डबल बॉन्ड O माइनस ऐसा बना दो और Na प्लस, ठीक है। और फर्दर इसको तुम सोडा लाइम के साथ हीट करते चलो। चाहते तो इसको उससे पहले भी हम लोग बना सकते थे, डायरेक्ट एक स्टेप में, थोड़ा और बता दिया आप लोगों को। अब यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन करूंगा मैं, ठीक है। तो सोडा लाइम के साथ जैसे ही आपको हीट करने की बात कर रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और COO जहां अटैच्ड है वहीं पे जाकर के H ऐड हो जाएगा। किसका H? NaOH का। तो क्या करो, इसको ब्रेक करो और ब्रेक करके यहां पर बनता है एक्चुअल में कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट, ओके। और वही कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट जो होता है इस H को यहां पर पिक करेगा, ये तो O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब भी कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने की बात करा, NaOH प्लस CaO के साथ हीट करने की बात करा, तो ध्यान देना जहां पे ये C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन अटैच्ड होता है, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, मैकेनिज्म ऐसे इसका होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन वो नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट सीखो। जहां C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है वहां पर बनाएंगे पहले हम कार्बे एनायन, और वही निगेटिव चार्ज इस H को ऐड करेगा, और इस H को ऐड करेगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से फॉर्मेशन नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन बन गया ना। तो सीखो कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप, यहां पर ब्रोमीन है, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्मेशन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहां ब्रोमीन और रिंग के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, मैग्नीशियम बीच में डालोगे, ये फॉर्मेशन जो कर देगा इसको हम लोग कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो जहां पर Mg प्लस ऐड होता है उसी Mg प्लस के साथ जो अटैच्ड कार्बन है उस पर निगेटिव चार्ज बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर के फॉर्मेशन करेगा उसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट करने की बात करता है ना, तो जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होता है सोडा लाइम के साथ हीट करोगे वहां पे बनेगा पहले कार्बेनाइन, उसी कार्बन पे जहां कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, और ये H प्लस जाकर के ऐड होकर के फॉर्मेशन कर देगा बेंजीन। और अगर नाइट्रो है तो नाइट्रोबेंजीन, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। इसका आंसर हो जाना चाहिए 1। बात क्लियर हुआ आपको? हो जाना चाहिए अच्छे से। बस सीक्वेंस जो आपको कह रहा है उसको फॉलो करते चले जाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी कभी आपको डीकार्बोक्सिलेशन पूछा जाता है स्टूडेंट, जैसे C डबल बॉन्ड OOH या ONA करके आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो NaOH प्लस CaO जब भी आपको हीट करने के लिए कहे तो जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O का कार्बन अटैच्ड होता है वहीं पे निगेटिव चार्ज ऐड करो, और उसी निगेटिव चार्ज के साथ NaOH का H प्लस ऐड कर दो, बन जाएगा एल्केन, और साथ में बाहर हो जाते हैं यहां पर Na2CO3। ऐसे तुम इसको बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा तुम लोग मैकेनिज्म करोगे तो इसका आंसर आपको नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? आगे चलो, सीक्वेंस बस ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जो है ये 140 हो गया। 140 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर। ये तो बहुत आसान है, मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोगों ने बनाया होगा इसको। देखो sp3 पूछ नहीं रहा है, सिर्फ आपको पूछ रहा है इसमें sp कार्बन कितना है और sp2 कार्बन कितना है, बस यही पूछ रहा है। तो आपको यहां पे देखना होगा जहां जहां पाई बॉन्ड है एक वहां sp2 होगा। तो 1 sp2 ये हो गया, ये एक sp2 हो गया, फिर एक sp2 हो गया, और जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड है ना वो sp हो जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है sp हो जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें एक sp2 हो जाएगा, फिर एक sp2 हो जाएगा, और फिर इसमें एक sp हो जाएगा। और पूछा क्या है? सिर्फ हमको पूछा है कार्बन।
नाइट्रोजन नहीं पूछा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती किया होगा, ये नाइट्रोजन को भी ऐड कर लिया होगा क्योंकि उसका भी हाइब्रिडेशन sp होता है, लेकिन हमको सिर्फ लिखा हुआ है इन द गिवन स्ट्रक्चर नंबर ऑफ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले sp काउंट करो, sp कितना हो जाएगा 1 2 3। देखो तो कौन कौन ऑप्शन ऐसा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 3 और 4 तो पहले ही यहां से खत्म कर दो क्योंकि 1 2 3। उसके बाद sp2 कितना है, sp2 अगर आप देखो तो 1 यहां 2 3 4 और 5, कौन सा ऑप्शन आ गया 147 का आंसर यहां पे सेकेंड आ जाएगा 3 और 5। sp2 हो गया 1 2 3 4 और 5, sp हो गया 1 2 और 3। क्लियर, कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 147 के बाद आते हैं हम लोग 148। व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकैटायन फ्रॉम द फ्लोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इसमें से कौन सा है। देखो क्या क्या है इसके केस में दिया हुआ। फर्स्ट वाले ऑप्शन में पॉजिटिव, सिंगल, डबल, सिंगल सिंगल, ये वाला जो लोन पेयर है ना कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड है ही नहीं। और जब OCH3 का लोन पेयर कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड नहीं होता है स्टूडेंट, तो इसका लगता है -I। ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट लगता है -I। इसमें देखो इसका लोन पेयर कंजुगेटेड है, लोन पेयर सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज है ना कंजुगेटेड। तो जब किसी का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड होता है, इसका मतलब इसके केस में आपको लेना होगा +M इफेक्ट। ओके, तो लोन पेयर सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड है, और इसमें देखो इसका भी लोन पेयर कंजुगेटेड है, इसका भी हम लोग +M ले सकते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन का भी लोन पेयर कंजुगेटेड है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए फ्लोरीन के केस में वैसे -I डोमिनेंट होता है +M के ऊपर। ओके, लेकिन +M ले तो सकते हैं। तो इसमें +M की मैं मैग्नीट्यूड की बातें करूं तो OCH3 का +M ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो OCH3 का +M ज्यादा हो जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3 से। ये जो आपको दिया हुआ है ना OCOCH3, उसका ओपन करोगे स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखेगा OC डबल बॉन्ड OCH3, लेकिन आपको पता होना चाहिए OCH3 का +M का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता है ये जो लोन पेयर है इसका ऑलरेडी अपने मॉलिक्यूल के अंदर पहले से कंजुगेटेड है। तो जब अपना लोन पेयर अपने मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेटेड है तो इसके साथ कम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को, यानी कार्बोकैटायन को अपना लोन पेयर कम दे सकता है। ये इसलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पे कौन होगा, सेकंड। अब फ्लोरीन के बारे में तो जानते हो +M का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा और उसका -I ओवरऑल डोमिनेंट होता है हेलोजन का, इसलिए ज्यादा स्टेबल यहां पे सेकंड होगा, क्योंकि OCOCH3 का लोन पेयर जो होता है अपने मॉलिक्यूल के अंदर C डबल बॉन्ड O के साथ पहले से कंजुगेटेड है, तो बाहर कार्बोकैटायन को कम देगा, और ये पूरी तरह से अपने मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेटेड है कार्बोकैटायन के साथ तो ज्यादा देगा। तो 148 का आंसर यहां पे सेकंड आ जाएंगे। आसान क्वेश्चन ये सब होता है, आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है 154। फॉर द गिवन रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट एज। ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, हमको पूरा विश्वास है बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर फंसा होगा, क्योंकि ये JEE मेन 2025 का ऐसा ही मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या करना है वो देखो, सबसे पहले आपको इसमें मेजर रखना है ऑर्थो वाला, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन को हमको मेजर करना है। इसका मतलब पारा को ब्लॉक करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आप जानते हो NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पारा पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है ना, और पारा वाला मेजर होता है, ये भी जानते हो आप। लेकिन मेरे को क्या करना है ना कि ऑर्थो पे मेजर होना चाहिए, ऐसा करना है। इसका मतलब ब्रोमिनेशन इस तरीके से करेंगे कि पहले हम पारा पोजीशन को ब्लॉक कर देना चाहते हैं, पारा को ब्लॉक कर दो। तो पारा को ब्लॉक करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन में तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन है, तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे तो ऑर्थो वाला तो मेजर बनेगा नहीं, ये तो गया काम से। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन में भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले हम लोगों को एसिटाइलेशन करा दिया है। 4 भी नहीं होगा क्योंकि पहले एसिटाइलेशन करा दिया है। इसमें आपको सेकेंड ऑप्शन होगा। आप कहोगे सर आप तो टीचर हैं, आप तो इसको पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप बना लेते हैं। कैसे सोचे इसको, देखो मैं कैसे सोचा इसको, क्योंकि जब ऑर्थो पे मेजर बनाने की बात कर रहा है तो ऑर्थो पे मेजर तभी होगा ब्रोमिनेशन होने के बाद जब पारा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, पारा खाली रहने ही नहीं दिया जाएगा। तो कैसे होगा, सबसे पहले सल्फोनेशन करते हो तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करता है, और सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक करने के बाद इसमें H+ HSO4- ये बनाता है, और इस एनिलीन का जो लोन पेयर होता है H+ को पिक करता है, और एनिलीन H+ को पिक किया तो ये फॉर्मेशन करता है NH3+,
HSO4 माइनस, ऐसा बनेगा क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से था, एक H प्लस ऐड हो गया और 4 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यही तो इसको कहते हैं स्टूडेंट। फर्दर इसको क्या करो ना, 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करो। ये रिएक्शन कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रिएक्शन हम लोगों को एमीन चैप्टर में, जहां पे आपको दिया हुआ है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन, वहीं पे दिया हुआ है। और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है एनिलीन में, ये भी बात लिखा हुआ है। जब इसको तुम करते हो हीट 180 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसका होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये फॉर्मेशन करता है पहले 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या फिर कह सकते हो पारा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये फॉर्मेशन करता है, पारा को ब्लॉक कर दिया। इसका रीअरेंजमेंट किया मैंने, कैसे किया रीअरेंजमेंट स्टूडेंट? यहां पारा पे जो H है उस H को निकालो, पारा पे जो एक H है उस H को निकालो यहां से, और एक H निकालो NH3 प्लस में से। तो एक H NH3 प्लस में से निकाल दोगे, बचेगा NH2। एक H यहां से निकाल दोगे तो एक H यहां से, एक H यहां से, H2, और एक O यहां से निकाल दो, H2O। बचा क्या? HSO3। वही HSO3 यहां पर आकर के ऐड करते हैं, तो 4 ब्रोमो या पारा एमिनो या 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया। फर्दर इसका क्या करना है? एसिटाइलेशन, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। एसिटाइलेशन कराओ, Ac2O के साथ रिएक्शन कैसे होता है, तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। Ac2O के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा, Ac2O कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड को, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को या तो हम लोग ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, या फिर इसको लिखा जाता है CH3 का CH3CO2O, या फिर इसी को शॉर्टकट बोलते हैं Ac2O। Ac का मतलब होता है एसिटाइल, CH3CO को शॉर्ट में लिखा जाता है Ac, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख सकते हो। कैसे करोगे रिएक्शन? शॉर्टकट अपनाओ, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करो, तो यही NH माइनस CO प्लस के साथ ऐड होता है स्टूडेंट, ठीक है। और इस H प्लस को जोड़ दो O माइनस के साथ। जैसे ऐसा तुमने कराया तो फॉर्मेशन जो करेगा प्रोडक्ट वो ऐसा बनेगा, ये SO3H अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और एसिटाइलेशन तुमने किया है एनिलीन का, तो NH के ऊपर अब C डबल बॉन्ड O CH3 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये CO प्लस CH3 ऐड हो गया NH माइनस के साथ, और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस के साथ H प्लस ऐड हो गया, तो ये बाहर हो गया एसिटिक एसिड। फर्दर क्या करना है? अब करना है इसका ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अब जब तुम इसका ब्रोमिनेशन करते हो स्टूडेंट, तो होगा क्या? अब इसके केस में तुमको देखोगे पारा ब्लॉक है, तो जब पारा पोजीशन ब्लॉक कर दिया गया है तो होगा सिर्फ कहां पे? एक ही जगह होगा ना, वो होगा ऑर्थो पे, किसी एक ही ऑर्थो पे यहां पे हम लोग करेंगे, क्योंकि एनिलीन नहीं है ना। अगर एनिलीन होता है तब तो सारे पोजीशन पे होता है, ये तो एसिटाइलेशन कर दिया गया है। तो एसिटाइलेशन करने के बाद इसका घट चुका है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन घट चुका है, और साथ ही साथ SO3H भी है, वो भी डीएक्टिवेटर है। तो सिर्फ एक जगह आपको पारा पे कर देना, ऑर्थो पे कर देना है ब्रोमिनेशन, क्योंकि पारा ब्लॉक है। यही तो मेरा मकसद है कि हमको पारा पे मेजर नहीं लाना है, ऑर्थो पे मेजर लाना है। तो ऑर्थो पे मेजर लाने के लिए आपको पारा को ब्लॉक करना पड़ेगा, और पारा को ब्लॉक करने के लिए पहले कर दिया सल्फोनेशन, ओके। और सल्फोनेशन करके SO3H ला दिया, अब वहां पे ब्लॉक हो गया, तो ब्रोमिनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो Br प्लस जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस इस NH के रिस्पेक्ट में, क्योंकि NH का लोन पेयर कंजुगेटेड है रिंग के साथ, वो एक्टिवेटर का काम करता है। तो एक्टिवेटर जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, तो पारा ब्लॉक है तो कहां जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा, तो Br प्लस चला गया। फर्दर यहां पे हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट? करना है हीट। तो हीट करोगे तो क्या होगा? डीसल्फोनेशन। ये SO3H इसको हीट करने की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं SO3H आपको दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके समझाने की कोशिश करता हूं। इसका होता है डीसल्फोनेशन, S डबल बॉन्ड O OH, ये इस तरीके से इसको करो, ठीक है। तो डीसल्फोनेशन होता है, तो ये H प्लस यहां से निकलेगा, ये H प्लस यहां से आएगा, बन जाएगा SO3, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, तो इसमें बनेगा नेगेटिव चार्ज। और वही नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये जो H प्लस निकल रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे करके, उसी H प्लस को ऐड कर दो रिंग के साथ। जैसे तुमने ऐड किया, इस प्रोसेस, इस स्टेप को कहा जाता है डीसल्फोनेशन। तो डीसल्फोनेशन जैसे किया स्टूडेंट, ये NH C डबल बॉन्ड O CH3 यहीं पे रह गया,
और यहां पर आकर के H ऐड हो जाएगा और बाहर हो गया। इसके केस में SO3 गैस। इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसल्फोनेशन। ठीक है, तो इसको यहां पे तुम लोग डीसल्फोनेशन कहते हो। लेकिन मुझे लाना क्या है, ऑर्थोब्रोमोएनिलीन। तो फाइनली एक स्टेप और काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा NaOH के साथ रिएक्शन, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो जब भी आपको NaOH के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है तो बहुत सिंपल सा काम करना है। NaOH के साथ ये न्यूक्लियोफाइल है और एमाइड के केस में मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो यही OH माइनस CO प्लस के साथ ऐड कर दो, तो ये CO प्लस और यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के जाता है। तो इसमें बनेगा क्या वो देखो। सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट में, ये मैं फॉर्मेशन कर देना चाहता हूं NH माइनस, और इस NH माइनस के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है और साथ में बाहर क्या हुआ, CO प्लस के साथ ऐड हो रहा है OH माइनस, तो OH माइनस ऐड हो रहा है, तो C डबल बॉन्ड O OH ऐसा होगा। और ये देखो NH माइनस, तो NH माइनस यहां पर एक बेस का काम करेगा और ये एक कार्बोजिलिक एसिड है, तो यही H प्लस दिया और NH माइनस H प्लस को पिक कर लेता है। और जब ये NH माइनस इस H प्लस को पिक करेगा ना स्टूडेंट, तभी तुमको फाइनली ये जो फॉर्मेशन करता है वो करता है NH2 एंड यहां पे रह जाता है ब्रोमीन और ये प्रोडक्ट यहां पर बनेगा मेजर। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, तो ये दिक्कत आपको किया होगा। इस लेवल का क्वेश्चन आपको नीट में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसलिए अगर नहीं बना होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। नीट में पूछेगा तो सिंपल पूछता है क्वेश्चन, ब्रोमिनेशन करेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, एसिटाइलेशन करके ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा जाता है। या फिर सल्फोनेशन करेंगे तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ज्यूटर आयन बनाता है कि नहीं बनाता है, ये सब पूछा जाता है हम लोगों को, ठीक है। ऐसे पूछेगा, इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। तो बस ध्यान रखना, अगर यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ऑर्थोब्रोमोएनिलीन मेजर कैसे बनेगा, तो पहले पारा को ब्लॉक करना होगा। ब्लॉक करने के लिए हम लोगों ने कर लिया इसका सल्फोनेशन। पहले एसिड बेस रिएक्शन होकर बनाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, उसका 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो रीअरेंजमेंट होता है। एक H यहां से, एक H यहां से, एक O यहां से, H2O बाहर, फिर SO3H यहां ऐड कर देते हैं। फर्दर इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन किया है, NH माइनस CO प्लस CH3 के साथ ऐड हुआ और O माइनस CO CH3 H प्लस को लेकर के एसिटिक एसिड बाहर हुआ। फर्दर ब्रोमिनेशन करते हैं तो पारा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे हुआ ब्रोमिनेशन, और फिर हीट कर देते हैं तो डीसल्फोनेशन होता है तो SO3 गैस बाहर हो गया, H प्लस चला गया पारा पोजीशन पे और फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया। इस तरीके से हम लोगों को ऑर्थोब्रोमोएनिलीन का फॉर्मेशन कर देता है मेजर अमाउंट में। तो इस तरह से इतने देखने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब इसका आंसर यहां पर होगा सेकेंड। पहले कर देंगे सल्फोनेशन, फिर एसिटाइलेशन, फिर हेलोजिनेशन और लास्ट में कर दो एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, थोड़ा लेंदी था, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो सिलेबस है उस पे आप पढ़ते रहिए। एक आध क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो वो दिया जाता है आपको छोड़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। सबको बनाना ही नहीं होता है। अब देखो 155 नंबर क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है। ये आसान क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड गिव ऑरेंज पीपीटी विथ 2,4-DNP। देखो 2,4-DNP देता कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी दे सकता है और कोई नहीं देता है। तो 2,4-DNP दे रहा है, मतलब 2,4-DNP तो एल्डिहाइड भी देता है, ये भी एल्डिहाइड है, वो भी देगा, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, सब देगा। उसके बाद कह रहा है बट डू नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, तो टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, तो ये एल्डिहाइड है, टॉलेंट टेस्ट देगा, ये भी एल्डिहाइड है, टॉलेंट टेस्ट देगा, फोर्थ नंबर भी एल्डिहाइड है, टॉलेंट टेस्ट देगा। इसका मतलब इसका आंसर यहां पे थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड वाला आपको कीटोन है और कीटोन टॉलेंट टेस्ट यानी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है स्टूडेंट, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। और ऑरेंज पीपीटी जो कह रहा है 2,4-DNP के साथ वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है, उससे कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा सिल्वर मिरर टेस्ट कह रहा है नहीं देता है, तो कीटोन नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 150 के बाद 55 के बाद 159 द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिडक्टिव ओजोलाइसिस ऑफ 1-फिनाइल ब्यूटेन एज। तो 1-फिनाइल ब्यूटेन का पहले स्ट्रक्चर बना लो। देखो 1-फिनाइल ब्यूटेन CH डबल बॉन्ड CH
एंड CH2CH3, यही हो गया ना, 1 2 3 4 ऐसा होगा। इसी को कहोगे 1 फिनाइल ब्यूटेन या फिर 1 ब्यूटेन, जो कहो। इसका क्या करना है, रिडक्टिव ओजोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोलाइसिस कहने का मतलब हुआ O3, सेकेंड में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसा करो। और करना क्या है, बिल्कुल इसको बीचों बीच ब्रेक करना है और रसगुल्ले की तरह दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन आपको रखना है। ओके, तो बीचों बीच इसको दो पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन किसकी तरह, रसगुल्ले की तरह। इसी को हम लोग जो कहते हैं स्टूडेंट, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ओके, और साथ में और क्या बनेगा, देखो ना, C डबल बॉन्ड OH, इसको बेंजल्डिहाइड। अब बचा क्या, बचा यहां पे CH3 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसको तुम लोग अब कहते हो प्रोपेनल। ओके, देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्रोपेनल एंड बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल ये करेक्ट है। और प्रोपानोइक एसिड तो गया काम से, कभी भी रिडक्टिव में कार्बोजिलिक एसिड तो बनेगा नहीं। प्रोपेनल और बेंजोइक एसिड गलत, प्रोपानोइक एसिड तो गलत। यहां पर 159 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे इसको तुम लोग सीखना। अब आते हैं 160 नंबर। ये क्या कह रहा है, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट है, जहां कहीं भी आपको दिया हुआ है एल्कोहल या फिर दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और I2 प्लस अल्कली दिया हुआ रहे, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस KOH या I2 प्लस CaOH का होल टू, इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं स्टूडेंट, इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट है। CH3 बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एल्कोहल में कैसा एल्कोहल देता है। एल्कोहल में जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे कम से कम एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन होगा, तब देगा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O के साथ कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो देगा नहीं, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वहां पे तुम देखो H तो है, कोई मिथाइल है क्या, नहीं है। इसमें देखो जिस कार्बन पे OH है वहां पे कोई मिथाइल है ही नहीं, नहीं देगा टेस्ट। इसमें थर्ड हो जाएगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर मिथाइल है और इसके भी केस में C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट यही देगा। इसमें जब तुम एक्सेस I2 के साथ रिएक्शन करवाते हो, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CaOH का होल टू, इसको ब्रेक करो तो CH3 बना देता है। और इसमें कैल्शियम लिया है ना, तो कैल्शियम होता है बाइवेलेंट, तो इसके केस में तुम जो लिखोगे सॉल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड PHCOO का होल टू Ca। अरे जब हम लोग सोडियम लेते हैं तब ना वहां पर बनता है PHCOONA, पोटासियम लेते हैं तो PHCOK, लेकिन इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है तो PHCO का होल टू Ca, ऐसा फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए एल्कोहल ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट जहां OH है उसी कार्बन पे, उसी सेम कार्बन पे कम से कम एक H और एक मिथाइल होना चाहिए। और एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए। ठीक है, वहां हाइड्रोजन रहना नेसेसरी नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कम से कम एक मिथाइल होना चाहिए। और एल्कोहल में जहां OH है वहां H और मिथाइल होना चाहिए। तो ऐसा रिएक्शन जब भी देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। और ये दोनों कंडीशन याद रखोगे, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। 160 का आंसर यहां पे थर्ड होगा। समझ गए क्वेश्चन को, आगे चलते हैं हम लोग। 160 के बाद 161, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ये तो बहुत आसान है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है। सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि CH3CN, ये आपको इथेन नाइट्राइल से फॉर्मेशन कर दिया है एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग कहते हैं एस्टिफेन रिएक्शन। ठीक है, तो एस्टिफेन रिएक्शन यहां पर कोई दिया है। अच्छा, एस्टिफेन नहीं दिया तो डाइबल H भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टिफेन में इस्तेमाल करते हैं एस्टेनस क्लोराइड, या तो यहां पे डाइबल H की जगह पे दे सकता था एस्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl दे सकता था। ठीक है, तो SnCl2 प्लस HCl जब नहीं दिया है एस्टेनस क्लोराइड, तो डाइबल H, इट मींस A का हो जाएगा तुमको 4, डाइबल H के द्वारा यहां पर होता है। एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में आपको दिया हुआ है। उसके बाद बी में हो गया इटार्ड रिएक्शन। ओके, ये देख रहे हो टॉलिन है ना, और उसके बाद पारा पे फ्लोरीन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मिथाइल को कन्वर्ट किया है एल्डिहाइड में। ओके,
इसका मतलब ये CrO2Cl2H2O हो जाएगा, बी का सेकेंड हो जाएगा, इसको इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। और सी वाले में क्या किया है, विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तुम इस्तेमाल करोगे पीसीसी, मतलब सी का आंसर 1 हो जाएगा। पीसीसी का इस्तेमाल कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर यहां पे क्या हुआ है, एल्कीन, एल्कीन का कन्वर्जन करना है एल्डिहाइड में, लेकिन ये एल्कीन है 1 2 3 4 कार्बन का, और इसमें क्या करना है ना, कार्बन घटाना है, देख रहे हो, यानी कि ये ओजोलाइसिस हो रहा है, बीचों बीच ब्रेक किया गया है। ओजोलाइसिस कर दोगे तो डी का हो जाएगा थर्ड, क्योंकि जब ओजोलाइसिस करते हो ना आप, तो बीच में दोनों साइड यहां पर O और O डाल दो, तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही होगा ना। यहां मिथाइल है, यहां एक H है, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, तो यहां एक H है, तो C डबल बॉन्ड OH, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जब 2 ब्यूटीन का ओजोलाइसिस होता है। तो A का 4 कहां पर है, अरे बहुत आसान है, ये तो थर्ड ही ऑप्शन आ रहा है, किसी और में तो A का 4 है ही नहीं। कितना आसान है, ये तो तुम लोग सभी बनाए होंगे, बोलो बनाया था कि नहीं बनाया था, बताया था, बनाया था, यस जरूर बताना तुम लोग अगर बनाया है तो। A का 4 क्लियर, B का सेकेंड हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा पीसीसी, और D का 3 हो जाएगा ओजोलाइसिस। क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन है तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट 161 के बाद हम लोग आते हैं 165। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 1 इज मोर एसिडिक देन 2। 2 आपको दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन में देखोगे, एक है CH3CO2H, एक CH2FCO2H, इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आवे तो आप लिख लिया करो। और ये दिया हुआ है F, देख रहे हो फर्स्ट कार्बन पे F है, FCH2COOH। इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिथाइल का प्लस आई लग रहा है, फ्लोरीन का माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो सेकंड होगा मोर एसिडिक। सेकंड की बात करें स्टूडेंट तो CH2, इसमें F है, और फिर COOH, और इसमें बात करें तो Cl है और CH2COOH। क्लियर, तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे एक क्लोरीन, 1 2 सेकेंड कार्बन पे एक फ्लोरीन, ये दोनों लगाता है माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ऐसा है। और फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन से, इसमें फर्स्ट वाला होगा मोर एसिडिक, ये तो सेकंड ऑप्शन आ गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है, ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड वाला हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन की बातें करें तो थर्ड ऑप्शन तुम अगर देखना चाहो तो CH3 CHF CH2 एंड COOH, ऐसा है। और उसके बाद CH2F CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो तो कोई अंतर आ रहा है क्या, यहां पे 1 2 थर्ड पे आपको दिया हुआ है एक COOH CH2 CHF CH3, और यहां पर भी है CH2F CH2 COH। तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही दिख रहा है आप लोगों को, नहीं, इसमें बस क्या किया है कि CH2F इसमें हो गया 1 2 3 पे, और यहां पर भी 1 2 3 4 पे, तो यहां पर एक फ्लोरीन का माइनस आई तो लग रहा है, यहां भी देखोगे तो 1 2 3 इसका माइनस आई लग रहा है। लेकिन इसमें ना एक ऐसा है कि ये मिथाइल का प्लस आई भी लग रहा है, एक एक्स्ट्रा कार्बन है, यहां पे 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, यहां पे 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो एक मिथाइल का कम से कम यहां प्लस आई तो लग रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई दोनों में कॉमन हो गया। क्योंकि जानते हो कि सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी जो देते हैं इंडक्टिव में, DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। तो डिस्टेंस दोनों में सेम है फ्लोरीन का, ठीक है, तो माइनस आई सेम लग रहा है, इसमें एक प्लस आई लग रहा है, जबकि इसमें प्लस आई नहीं लग रहा है, इसलिए सेकंड वाला मोर एसिडिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला कम एसिडिक हो जाएगा, जबकि बात कर रहा है कि फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। ओके, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गया काम से। अब आते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है, ये मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल का लगता है प्लस आई, और इसमें CF3 है, CF3 का लगता है माइनस आई, फ्लोरीन है ना, तो CF3 का माइनस आई लगता है, माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए मोर एसिडिक सेकंड हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। पूछ रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड,
तो क्या क्या हुआ, इसमें प्लस आई लग रहा था मिथाइल का, यहां पे माइनस आई लग रहा था, सेकंड मोर एसिडिक हुआ। इसमें फ्लोरीन है सेकंड पे, यहां सेकंड पे क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा क्लोरीन से, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट। इसमें थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन, यहां भी थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन, दोनों सेम है, लेकिन इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है जो प्लस आई लगाता है, इसमें कोई ऐसा मिथाइल जो नहीं है प्लस आई लगाने वाला, तो सेकंड मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ माइनस आई लग रहा है, यहां पर एक प्लस आई भी लग रहा है मिथाइल का। उसके बाद इसमें सेकंड मोर एसिडिक होगा, क्योंकि CF3 का माइनस आई है। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट, माइनस आई माइनस एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम। क्लियर है, ऐसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 165 के बाद 166 इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट। ओके, सबसे पहले बना लो स्ट्रक्चर CH3 और 3 ऑक्सो है ना, 3 ऑक्सो C डबल बॉन्ड O CH2 और ब्यूटानोएट है C डबल बॉन्ड O O एंड C2H5। सबसे पहले देखो इसका IUPAC नेम। ईस्टर का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो लास्ट में सफिक्स ऐड करते हैं OATE। इसी से मैंने समझा कि जब OATE लिखा हुआ है मतलब ईस्टर है, और ईस्टर का नेमिंग जब भी होता है स्टूडेंट, सबसे पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है इथाइल, मतलब ये O के ऊपर होगा, और 1 2 3 4, इसलिए इसको लिखा 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का पैरेंट चेन है ब्यूटानोएट। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने की बात कर रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, तो ईस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा होता ही नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन का होता है, तो ये कीटोन है, तो कीटोन का जब रिडक्शन होता है ना स्टूडेंट, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एक H ऐड होगा कार्बन से, एक H ऐड होगा ऑक्सीजन से, OH बन जाएगा, और इसमें CH2 अपनी जगह पे रहेगा, और फिर C डबल बॉन्ड O रहेगा, और इसमें O C2H5 रहेगा। ये तो रहेगा ही, ये पहले फॉर्मेशन कर देगा। ईस्टर का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होता है, याद रखना, एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी और नीट में पूछा हुआ भी है पहले से। और फर्दर क्या किया है, CH3 CH2 एंड MgBr के साथ रिएक्शन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको यहां एक्सेस लिख देता तो इसके केस में हम रिएक्शन करवा सकते थे ईस्टर के साथ भी। ईस्टर के साथ भी एक पहले होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, फिर एक मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ऐसा कुछ हमको दिया है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, जब ऑप्शन में दिया नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या कराएंगे, ये ग्रिनार्ड रेजेंट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, तो यही एक स्ट्रॉन्ग बेस का पहले काम कर लेगा, क्योंकि ये एल्कोहल है। तो जहां कहीं भी अगर ग्रिनार्ड रिजेंट है और ग्रिनार्ड रिजेंट के प्रेजेंस में अगर वहां पे वाटर है, एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, स्लाइटली से स्लाइटली कोई एसिडिक कंपाउंड है, तो वहां से ये H+ को पिक कर लेता है। तो एल्कोहल से H+ को पिक करेगा और एल्कोहल से H+ को पिक करके इथेन का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में एक्सेस लिखा हुआ रहता है स्टूडेंट, एक्सेस अगर लिखा हुआ रहता तो एक ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले यहां पे फॉर्मेशन कर देगा CHO- और CH2, और फिर यहां पे हो जाता पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होने के बाद फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं और ईस्टर को कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल में, और दो मॉलिक्यूल ग्रिनार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन होता है तो ये फॉर्मेशन करता, और फिर इसका हम लोग कर देते एसिडिफिकेशन। लेकिन ऐसा ऑप्शन देखो तो कोई दिया है क्या, ऐसा ऑप्शन नहीं दे सकता, दिया ही नहीं हम लोगों को। CH CH2 COH एंड CH2 CH3 एक ये हो सकता है, और फिर यहाँ पे CH2 एंड CH3 दे रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं। इसका मतलब एक्सेस ग्रिनार्ड रेजेंट नहीं लिया है आप लोगों को। ठीक है, इससे बचना है। ये हम लोगों को ऑप्शन दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता था अगर एक्सेस लिखा हुआ रहता, तो यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन करा दिया है और इसमें फॉर्मेशन कर दिया है इथाइल जो आपको दिया हुआ है, ये इथेन का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि ग्रिनार्ड रेजेंट एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जहां कहीं स्लाइटली से स्लाइटली एसिडिक कंपाउंड है उससे H+ को पिक करके एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में Mg+ इस O- के साथ चला जाएगा, बात खत्म। ये हो जाएगा आंसर 166 का 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना था, कुछ नहीं है। एसएसआर रीजन का क्वेश्चन आपको दिया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुके हैं कि एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इल्ड टू ब्रोमो
प्रोपेन, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट इल्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन। अरे बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। कैसे आपको बताऊं थोड़ा, मैं बिल्कुल बता देना चाहिए। ये CH एंड CH क्या कह रहा है, HBr2 प्रोपीन, प्रोपीन है ऐसा। एक बार HBr लेता हूं, ठीक है, और HBr के साथ एक बार ना पेरोक्साइड नहीं लेता हूं, नो पेरोक्साइड। तो स्टूडेंट जब पेरोक्साइड नहीं लिया हुआ है ना, उसके केस में जो मैकेनिज्म होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और लगते हैं कौन सा रूल, मार्कोनी का ऑप्स रूल, मेजर बनाने के लिए। और जब आपको पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिख देगा या सिर्फ पेरोक्साइड लिख देगा, इसका मतलब मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, और इसके केस में लगते हैं एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल। बात खत्म। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का ऑप्स रूल क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्मेशन करेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन जो बना वो मेजर प्रोडक्ट होगा। वही तो कह रहा है आपको, एडिशन ऑफ HBr2 प्रोपीन इल्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर बना रहा है। लेकिन अगर आप देखो इसमें, अगर आप फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कराते हो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनी का ऑप्स रूल और एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल आप जानते हो। मार्कोनी का ऑप्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है। इसका उल्टा होता है एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल, कि एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जाते हैं जहां H का संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाते हैं जहां H का संख्या कम है। बात खत्म। इस तरीके से बनता है। तो ये बिल्कुल कह रहा है, एसर्शन करेक्ट कह रहा है। उसके बाद कहता है कि रीजन में द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप मैकेनिज्म देखे होंगे, पिछले टेस्ट में आप लोगों को पूछा था, तो उसका मैंने मैकेनिज्म भी बताया था कि सबसे पहले यहां पर जो पेरोक्साइड होते हैं वो पेरोक्साइड का होमोलाइसिस होता है, नहीं तो पेरोक्साइड का जब होमोलाइसिस होता है RO रेडिकल ये टूट करके फॉर्मेशन करता है, और फिर ये जो बना RO रेडिकल यही होमोलाइसिस करता है HBr का। तो पहले जो भी पेरोक्साइड होगा उसका O2 का OO के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करो, और फिर ये RO रेडिकल H रेडिकल को पिक करेगा, ROH बनाएगा और बाहर करेगा क्या, Br रेडिकल। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्या, कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो Br रेडिकल होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है HBr के साथ उसमें अटैकिंग रिएजेंट H+ होता है। तो यहां पर अटैक जो करता है स्टूडेंट, वो कौन करता है, Br रेडिकल। कैसे करता है वो सीखो, यहीं से आ जाएगा इसका आंसर। ये Br रेडिकल है, तो हो सकता है एक बार ये Br रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन पिक करेगा यहां इस पाई बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन को, और चला जाएगा वहां पे जहां H का संख्या ज्यादा है। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का ऑप्स रूल ये Br रेडिकल वहां गया जहां H का संख्या ज्यादा है, तो ये फॉर्मेशन करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां चला गया जहां H का संख्या ज्यादा है, तो बचा एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा जहां H का संख्या कम है, ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर सोचो इसका उल्टा, अगर यहां पर Br रेडिकल वहां चला गया जहां H का संख्या कम है, तो इसके केस में ये बन जाएगा Br, और यहां बन जाएगा CH2 रेडिकल 1 डिग्री, देख सकते हो। तो इसमें हम लोगों को यही काम करना था स्टूडेंट, कि Br रेडिकल वहां जाएगा जहां H का संख्या ज्यादा है, तो रेडिकल वहां बनेगा जहां H का संख्या कम है 2 डिग्री, और यही 2 डिग्री वाला सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल है, और यही क्या है, लेस स्टेबल है। फर्दर इसका आगे रिएक्शन कराओगे तो यही CH रेडिकल दूसरे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HBr से H रेडिकल को पिक कर लेगा, बन जाएगा CH2, और CH2Br तो है ही, बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। यही तो बात कह रहा है आपको कि द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बिल्कुल करेक्ट मैंने बताया आपको। एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है ये वाला मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यही कारण होता है कि यहां पर प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में 1 ब्रोमोप्रोपेन होता है मेजर। इसका मतलब एसर्शन भी करेक्ट है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट। आपको मैकेनिज्म जो है एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, 11th वाला जो पार्ट है वॉल्यूम 2 आपको एनसीईआरटी, उसी में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना। जरूर देखना, क्वेश्चन अच्छे अच्छे इसमें से पूछे जाते हैं। पहले भी आपको हम लोगों ने पूछा है टेस्ट में, आपको एक बार फिर से दिया गया है।
अब 169 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लोइंग स्ट्रक्चर, ए एंड बी आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। करेक्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स इसको हम लोग कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना। तो स्टीरियो में क्या आता है, कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल का ही पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो स्टीरियो आइसोमर्स का ही पार्ट है। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट होता है। तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला सही है कि ये सिस है, ये ट्रांस है। तो जब कनेक्टिविटी ऑफ एटम ग्रुप सेम होता है और ओरिएंटेशन अलग अलग होता है तो उसको कहा जाता है, यानी कि स्पाशियल अरेंजमेंट अलग होता है, उसको कहा जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये सिस और ये ट्रांस दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बी, ये सिस है, सिस टू ब्यूटेन, और ये ट्रांस टू ब्यूटेन। तो सिस टू ब्यूटेन और ट्रांस टू ब्यूटेन में ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है सिस का। ठीक है, यहां तो अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हो मिथाइल है, तो बॉन्ड की मोमेंट को कैंसिल आउट करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ए का यानी सिस का, तो पोलरिटी भी ज्यादा होगा सिस का। जिसका पोलरिटी ज्यादा होगा यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए एंड बी स्टीरियो आइसोमर्स है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, और डाइपोल मोमेंट भी सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। अगर हमको यहां पे पूछता मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। ठीक है, लेकिन पूछा है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब आंसर यहां पे होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। आगे चलो, आसान क्वेश्चन सब दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन मात्र जो मुझे दिखा है अभी तक जिसमें थोड़ा टफ था। अब आते हैं द इनकरेक्ट मैच पेयर एज। देखो इसमें आपको नाइट्रोजन कह रहा है और पीपीटी कलर इन लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट में नाइट्रोजन पर्सियन ब्लू, बिल्कुल सही है कलर एकदम से। सल्फर वॉयलेट देता है, जो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ देखा होगा, देता है वॉयलेट कलर। और अगर पीबीएस बनाते हो, जो एसिडिफिकेशन करते हो एसिटिक एसिड के साथ और लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हो, पीबीएस बनता है, वहां ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो ब्लैक कलर भी हो सकता है सल्फर के केस में। क्लोरीन में ब्लू कह रहा है, ये गलत है, यही तो गलत है, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर आता है। नहीं, तो व्हाइट कलर आता है क्लोरीन में, AgCl बनता है। फॉस्फोरस येलो कलर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो होगा वो थर्ड, क्योंकि इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है ना। तो क्लोरीन के केस में आता है यहां पर आपको व्हाइट कलर आता है, और अगर ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, तो वहां पर तुमने देखा होगा येलो कलर होता है, जिसमें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ AgBr जो होता है वो सॉल्युबल रहता है, जबकि AgI इनसॉल्युबल होता है। इसके आधार पर लसाइन टेस्ट कर लेते हैं हेलोजन का। इसमें क्लोरीन में व्हाइट कलर होता है, ब्लू नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। ओके, आसान है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 174, व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस नाइट्रोएल्केन एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले KNO2 के साथ रिएक्शन है। देखो स्टूडेंट, जब भी आपको KNO2 के साथ रिएक्शन दे तो K+O- N डबल बॉन्ड O, इसमें होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड होता है तो नाइट्रोजन है न्यूट्रल, उसके ऊपर लोन पेयर है, और O पे है निगेटिव चार्ज। KNO2 या NaNO2 में ना आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड होता है तो निगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है न्यूट्रल लोन पेयर से। तो निगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है लोन पेयर से, तो यही तो फॉर्मेशन कर देगा RON डबल बॉन्ड O। इसको कहा जाता है एल्काइल नाइट्राइट। इसको नाइट्रो नहीं कह सकते हो, जबकि हमको क्या कह रहा है, नाइट्रो एल्केन। तो NaNO2 या KNO2 दोनों ही केस में नाइट्राइट बनता है, नाइट्रो नहीं बनता है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं AgNO2, यही आंसर हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि RX की बातें करूं और AgNO2, तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में इसमें जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो होते हैं अब कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, दोनों न्यूट्रल है। तो क्या करोगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी उसी का होगा। तो अब बॉन्ड जो बनता है यहां पे नाइट्रोजन से, तो जब दोनों का दोनों यहां पे न्यूट्रल है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके साथ बॉन्ड बनता है, वो अपना लोन पेयर जल्दी देता है। तो नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी देगा। और यहां पे नेगेटिव चार्ज है O के ऊपर, न्यूट्रल है लोन यहां पर नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी शेयर करता है, तो O के साथ बॉन्ड बनता है। और यहां पे अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन, तो मेजर बनाएगा नाइट्रोएल्केन। उसके बाद नाइट्रोएल्केन कभी भी एमीन से तो बनेगा नहीं, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है प्राइमरी, इसका रिएक्शन कराओगे तो सेकेंडरी टर्सरी ये सब आगे बनते रहेगा। और यहां भी सेकेंडरी दिया हुआ है तो टर्सरी बन जाएगा, तो A होगा नहीं, C होगा नहीं, D होगा नहीं, इसका आंसर होगा ओनली B।
कौन सा है ऑप्शन? ए ओनली गलत, ए एंड सी बिल्कुल गलत, बी एंड डी बिल्कुल गलत। इसका आंसर होगा ओनली बी। क्लियर है? देखो ये सब थोड़ा सा एनसीईआरटी को अच्छे से आप अगर पढ़ते हुए आए होंगे अभी तक, और अभी भी अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना शुरू कर दो, तो क्वेश्चन बन जाएगा सारे के सारे। 175 Which of the following statement are correct regarding कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड? देखो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में होता क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन दे आपको RCOO Na या K, पोटासियम या सोडियम कुछ भी दे सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर तुमको इलेक्ट्रोलाइसिस करने की बात कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो तुम करना क्या, इसका शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूं। यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना, पहले तो लेना दो मॉलिक्यूल लेकर के इसको पहले होमोलाइसिस कर देना, और होमोलाइसिस करके 2R रेडिकल और बाहर कर देना 2CO2। तो ये R रेडिकल और R रेडिकल आपस में कपलिंग करता है, और कपलिंग करके RR का फॉर्मेशन करता है, और ये फॉर्मेशन जो करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन और CO2, कोई पूछेगा कि ये बनता कहां है, तो ये बनता है एनोड पे, ठीक है, एट एनोड बनता है यहां पे सिमेट्रिकल एल्केन और CO2 बनता है। और जो यहां पे अब सोडियम रेडिकल निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटल पे, और सोडियम मेटल इस मीडियम में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बनाता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस तुमसे कोई पूछेगा कि कहां मिलता है, तो कहोगे एट कैथोड। कैथोड पे NaOH और H2 गैस निकलता है। तो कह रहा है एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही है। बेस्ट मेथड होता है जहां पे इवन नंबर में कार्बन होता है, उसके लिए होता है, तो सही है। पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन। अरे तुम पोटासियम ले लो चाहे सोडियम ले लो, बात बराबर है, ठीक है। जो मैंने यहां पे सोडियम लिया है, तुम चाहो तो पोटासियम ले लो, तो दोनों सही है। इथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ये गलत है। मिथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड अगर रहता तो वो सही हो जाता। इथेन तो सिमेट्रिकल है ना, इथेन में 2 कार्बन है, वो बन सकता है, अच्छा मेथड है इथेन बनाने के लिए, ये गलत कह रहा है। डी कह रहा है H2 गैस इज लिबरेटेड एनोड, गलत। एनोड पे बनता है CO2 गैस और एल्केन, जो भी इथेन ब्यूटेन जो भी होगा, तो एल्केन सिमेट्रिकल एल्केन जिसमें इवन नंबर में कार्बन होगा, और CO2 गैस एनोड पे निकलता है, जबकि NaOH और H2 गैस कैथोड पे निकलता है। ये सब आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, अगर नहीं पढ़े हो तो आप एनसीईआरटी में जाकर के देखो, जरूर मिल जाएगा। तो ए और बी करेक्ट है, सी और डी गलत है। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा, बी सी गलत, ए और सी गलत, ए बी सी ये गलत। तो इथेन जो कह दिया यही गलत है। अगर रहता ऑप्शन में कि मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तब ये सही हो जाता, ठीक है। और H2 गैस तो निकलता है कैथोड पे, तो ए और बी ओनली हो जाएगा 175 का आंसर। 175 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू हेलोजिनेशन Br2Fe, जैसे आपको ना Br2Fe लिखा हुआ है, मतलब लुईस एसिड के प्रेजेंस में, इसका मतलब मैकेनिज्म होगा ESR, और इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, Br+। और जब 2 रिंग दिया हुआ है तो 2 रिंग में आपको देखना पड़ेगा कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो सुनो, ऐसा है, इसके पास लोन पेयर है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, इसके अंदर ऐसा दिखा दो, इसके अंदर ऐसा दिखा दो, देखो क्या हो रहा है। इस रिंग के साथ लोन पेयर कंजुगेटेड है, यानी ये प्लस M शो कर रहा है, और डबल सिंगल डबल इस रिंग के साथ ये C डबल बॉन्ड O कंजुगेटेड है, -M शो कर रहा है। तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाया जा रहा है, ये C डबल बॉन्ड O -M शो कर रहा है रिंग के अंदर, और इस रिंग के अंदर ये जो ऑक्सीजन है अपना +M शो करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिस रिंग के अंदर, अगर एक से ज्यादा रिंग अगर रहता है, तो जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उसके पारा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा Br+। तो देखो तो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो गया काम से, सेकंड ऑप्शन तो गया काम से, क्योंकि ये फर्स्ट रिंग जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है वहां अटैक करा दिया है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गया काम से। इसका आंसर आपको थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में ही ना ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इसमें ये कंजुगेटेड है, +M शो कर रहा है, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इसके पारा पोजीशन पे Br+ ऐड हो रहा है, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। समझ में आ गया, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये ESR रिएक्शन था, ये हो गया पूरी तरह से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान रखना, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है स्टूडेंट,
तो 2 रिंग अगर दिया हुआ रहता है तो जिस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल Br+ जाएगा। कैसे समझेंगे कि ESR हो रहा है, कैसे समझेंगे Br+ ही अटैक करेगा? तो जैसे ही आपको Br2 Fe दिया हुआ है, FeBr3 दिया हुआ है, AlCl3 दिया हुआ है, मतलब यहां पर ये बात कर रहा है ESR की। क्लियर हो गया? ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और एक एक क्वेश्चन को टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिए, तो अगला टेस्ट आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने का समय आ गया है, और बीच बीच में एनसीईआरटी में जहाँ पे आपको लगता है कि भूल रहे हैं उसको 1-2 बार रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन बनाने की और ज़्यादा इधर उधर की लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, एक जगह आप फोकस होकर के पढ़िए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी ज़्यादा किताब बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे बुक बना सकते हैं, वैसे किताब बना सकते हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया गया हो। बाहरी किसी भी क्वेश्चन को अगर लिखता है कोई बुक, तो ऐसे बुक को आपको देखने की भी जरूरत अभी के समय में नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, जितना क्वेश्चन आपको हम लोग दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी में जाइए, वहां पे खोजिए, और जो आपको बार बार लगे कि भूल जाते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको एनसीईआरटी में जाके अच्छे से रिविजन करिए। आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे रैंक से। ओके, थैंक यू।